नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। राष्ट्रपति ने 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में वर्चुअल रूप से लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों की सराहना। बजट 2020 और 21 की अब तक की प्रगति। खरीफ विपणन सीजन 2020 और 21 की एमएसपी पर फसलों की खरीद। सीएसआईआर सीएमईआरआई ने एक्वा रिजर्वेशन प्लांट का किया अनावरण। देश में एवियन इन्फ्लुएंजा की वर्तमान स्थिति। कोविड-19 टीकाकरण पर नवीनतम जानकारी। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद गार्ड कमांडर ने सलामी शस्त्र तथा शोक शस्त्र का आदेश दिया, जिसके बाद बिगुल वादकों की ओर से लास्ट पोस्ट की धुन बजाई गई। इस मौके पर धुन समाप्त होते ही अमर शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार लिखे। यहाँ से प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सलामी मंच की ओर प्रस्थान किया और राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री राजपथ समारोह के लिए बनाए गए सलामी मंच की ओर बढ़े। प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने वहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आगवानी भी की। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला अपने 46 सजीले घुड़सवार अंगरक्षक दस्ते के साथ सलामी मंच के करीब पहुंचा। मंच के करीब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आगवानी की। राष्ट्रपति को 223 रेजिमेंट की सामरिक बैटरी द्वारा 21 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति ने ध्वजारोहण किया। सलामी देगा राष्ट्रीय सल्यूट। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन की ओर से 155 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 व 5 हेलीकॉप्टर वायुग्लास के आकाश में उड़ान भरते हुए राजपथ पर पुष्प वर्षा की। उड़ान भरते हुए थल सेना का ध्वज विंग कमांडर मयंक पालीवाल, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट जीवी सिंह। राजपथ पर इस वर्ष परेड का नेतृत्व मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा ने किया। परेड की शुरुआत में सबसे पहले देश के सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित विजेताओं ने परेड कमांडर का अनुकरण किया। 2 परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार संजय कुमार और अशोक चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल वी श्रीराम कुमार परेड में शामिल हुए। राजपथ पर पहली बार बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के 122 सैनिकों का मार्चिंग दस्ते ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दस्ते का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर शावोन और उनके डिप्टी लेफ्टिनेंट फरहान इशराक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिवत रहमान ने किया। इस दस्ते में बांग्लादेश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान शामिल रहे। राजपथ पर जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट मार्च दस्ते का नेतृत्व मेजर हरीश ठाकुर ने संभाला। इसके पीछे बंगाल सैफर्स का दस्ता था, जिसकी कमान मेजर पीयूष शर्मा के हाथ में थी। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर, आर्टिलरी सेंटर, नासिक रोड का संयुक्त बैंड दस्ता बलिदान की धुन पर राजपथ पर आगे बढ़ा। और इसके साथ साथ मद्रास रेजिमेंट की प्रादेशिक सेना की गैलेंट थॉम्बिस दस्ते ने इसके बाद राजपथ पर मार्च किया। मार्चिंग दस्ते के अंत में मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सुमेश राजन के नेतृत्व नौसेना का ब्रास बैंड भारतीय नौसेना के गीत जय भारती के जोशीले धुन को बजाते हुए अपने मार्चिंग दस्ते की आगवानी की। से आपको बता दें, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। इस आयोजन में राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 और 21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए और निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स को भी लॉन्च किया, जो एक ऑनलाइन रेडियो, आपको बता दें डिजिटल रेडियो माध्यम है। आइए देखते हैं इस पर आधारित ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 25 जनवरी 2021
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस आयोजन में राष्ट्रपति ने वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए और निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स को भी लॉन्च किया, जो एक ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर वे याद दिलाना चाहते हैं कि हमें वोट देने के अपने बहुमूल्य अधिकार का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वोट देने का अधिकार साधारण अधिकार नहीं है। दुनिया भर के लोगों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान ने योग्यता, धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान मतदान अधिकार दिए हैं। इसके लिए हम अपने संविधान निर्माताओं के ऋणी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मतदान के अधिकार को सर्वोपरि माना। इसलिए ये हम सभी की, विशेषकर हमारे युवाओं की, जिन्हें पहली बार मतदान करने का अधिकार मिला है, जिम्मेदारी है कि अपने मताधिकार का प्रयोग पूरी ईमानदारी के साथ करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। पिछले साल कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में सफल और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की असाधारण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि चुनाव आयोग ने सहज, समावेशी और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए कई अभिनव और समयबद्ध उपाय किए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का मुख्य उद्देश्य विशेषकर नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, सुविधा देना और मतदाता सूची में अधिकतम नामांकन करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि हम सभी को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों पर गर्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों की सराहना की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, हम सभी को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों पर गर्व है। राष्ट्र और मानवता संबंधी उनके बड़े योगदान के लिए भारत उनका आभारी है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ये असाधारण लोग दूसरों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाए हैं। गौरतलब है कि कृषि क्षेत्र से इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में नाम शामिल हैं मेघालय से नाना द्रोबी मारक, तमिलनाडु से पप्पामल, उत्तराखंड से प्रेमचंद्र शर्मा, उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर सिंह। और अभी फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें, बजट 2020 और 21 की अब तक की प्रगति जो कहा वो कर दिखाया। किसानों को समृद्ध बनाने हेतु नए कृषि सुधारों व इनाम जैसी व्यवस्थाओं से देश वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब तक हजारों मंडियों को इनाम से जोड़ा गया है। आइए देखते हैं इस बारे में एक खास रिपोर्ट। साल 2020-21 के बजट में केंद्र सरकार ने देश की सभी कृषि उपज मंडियों को ई नाम पोर्टल यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ने का वादा किया था। अभी तक देश भर की 1000 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इस योजना के तहत 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
ई नाम से करीब 1,66,00,000 किसान अब तक इस योजना से जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए 14 अप्रैल 2016 को ई नाम योजना यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को शुरू किया गया, जिसके तहत देश की सभी मंडियों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत किसान अपनी उपज को देश में किसी भी मंडी में बेच सकता है। इसके फायदे को देखते हुए किसान तेजी से इसके साथ जुड़ रहे हैं। इस योजना का मकसद है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। ई नाम में रजिस्टर्ड होकर किसान अपनी उपज अच्छी कीमत पर अब देश में कहीं भी बेच सकते हैं। अब वे बिचौलियों और आढ़तियों पर निर्भर नहीं रह गए हैं। देश भर में करीब 2,700 कृषि उपज मंडियां और 4,000 उप बाजार हैं। अब राज्यों की अलग अलग मंडियों के बीच ई नाम से व्यापार हो रहा है। ई नाम योजना के तहत किसान अब ई नाम पोर्टल को डाउनलोड कर देश की सभी मंडियों के भाव देख सकता है और जहां ज्यादा भाव होगा वहां अपनी उपज को अधिक दाम पर बेच सकता है। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020 और 21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा एमएसपी के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020 और 21 फसलों की खरीद जारी रखी है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से सुचारू रूप से चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल पिछले वर्ष के 483.38 लाख मीट्रिक टन की तुलना में अधिक धान की खरीद। इस वर्ष 582.17 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 20.43% की वृद्धि दर्ज की गई। 582.17 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 34.83% है। वर्तमान में जारी KMS खरीद संचालन के तहत 1,09,915.15 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 83.83 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। समर्थन मूल्य योजना के तहत दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी। राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी। कोपरा की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। रबी विपणन सीजन 2020-21 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी। गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-21 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। 23 जनवरी 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,620.99 करोड़ रुपए की MSP मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,99,493.16 मीट्रिक टन की खरीद की है, जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,60,768 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह 23 जनवरी 2021 तक 52.40 करोड़ रुपए के MSP मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में MSP के तहत बीज कपास की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। 23 जनवरी 2021 तक 87,52,758 कपास की गांठें खरीदी गयी, जिनका मूल्य 25,568.30 करोड़ रुपए है, जिससे 18,01,799 किसान लाभान्वित हुए हैं। CSIR और इसके साथ साथ सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर ने पहली बार अपशिष्ट जल के शोधन के तकनीकी मॉडल का अनावरण किया, जो सिंचाई के उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट जल को शुद्ध करता है।
CSIR और CMERI के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर हरीश ईरानी ने एक्वा रेजुआ का उद्घाटन किया और कहा कि वो विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों के इस्तेमाल के जरिए समाज को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, जल निकास प्रणाली में अक्सर अवरोध और नाली के पानी के रिसाव की समस्याओं से निजात दिलाना चाहते हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। एक्वा पुनर्जीवन संयंत्र अपशिष्ट जल के पुनर्जीवन का एक एकीकृत मॉडल है, जिसमें शुद्धि के विभिन्न मापदंडों के आधार पर अपशिष्ट जल के व्यापक शोधन के लिए एक 6 स्तरीय शुद्धिकरण प्रणाली का समावेश है। ARP का उपयोग करके लगभग 24,000 लीटर पानी को साफ किया जा सकता है, जो कि लगभग 4 एकड़ कृषि भूमि के लिए पर्याप्त होगा। इस संयंत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले फिल्ट्रेशन मीडिया को विशेष रूप से भारत में नाली के पानी से जुड़े मानदंडों को संभालने के लिए विकसित किया गया है और भौगोलिक विविधता के आधार पर जरूरत के अनुसार उनमें बदलाव किया जा सकता है। फिल्टर मीडिया भी स्थानीय रूप से स्रोत सक्षम है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ARP के बढ़े हुए उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला में कोई दबाव नहीं हो। स्थिर होने के लिए थोड़ा और समय दिए जाने पर शोधित पानी, जिसे अब सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है, को पीने के उद्देश्य से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रणाली का दोहरा लाभ होता है। एक ओर जहां शोधित पानी का उपयोग सिंचाई के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, वहीं फिल्टर किए गए गाद को खाद या उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। पतझड़ के मौसम में गिरने वाले सूखे पत्तों से तैयार जैविक कोयले का उपयोग मिट्टी में मिश्रण के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये सिंचाई के लिए पानी की जरूरत में कमी लाता है, जिससे कीमती पानी की बचत होती है। शुभेंदु बसु ने इस संस्था के वैज्ञानिक प्रयासों की सराहना की और कहा कि वर्तमान परिवेश में इस तकनीक की बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नगर निगम, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन CSIR, CMERI के साथ मिलकर एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, ताकि आवश्यक स्थानों पर उसके उचित कार्यान्वयन के बारे में चर्चा की जा सके। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस खास कार्यक्रम में। ताज़ा जानकारी के अनुसार आपको बता दें 9 राज्यों में पोल्ट्री पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है, जबकि 12 राज्यों में कौवे, प्रवासी पक्षियों और जंगली पक्षियों में इस संक्रमण के प्रकोप की पुष्टि की गई है। एवियन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण महाराष्ट्र में यवतमाल जिले के सावरगढ़ और उजोना द्वारवा से मिले पोल्ट्री के नमूनों में पाया गया है। इसके अलावा बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्राप्त कौवे के नमूने में भी की गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट इस बारे में। देश में कई राज्यों में पोल्ट्री पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड के टिहरी और पोखाल वन रेंज से जमा किए गए कबूतर तथा लाल तोती के नमूनों से एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि नहीं हुई है और ये नमूने जांच में नकारात्मक आए हैं। पोस्ट ऑपरेशन सर्विलांस प्लान केरल के एक प्रभावित केंद्र, मध्य प्रदेश में संक्रमण से प्रभावित हुए 3 केंद्र तथा महाराष्ट्र के 5 ऐसे केंद्रों के लिए जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड के शेष प्रभावित इलाकों में नियंत्रण एवं निस्तारीकरण कार्य चल रहा है। उन किसानों और पशुपालकों को मुआवजा दिया जाता है जिनके पोल्ट्री पक्षियों, अंडों और पोल्ट्री चारा को राज्य की विशेष कार्य योजना के अनुसार निपटाया या निस्तारित किया जाता है। भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग अपनी पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता ASCAD के तहत सहयोग के आधार पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता राशि उपलब्ध कराता है।
एवियन इन्फ्लुएंजा 2021 से निपटने की तैयारी, नियंत्रण और निस्तारीकरण के लिए संशोधित कार्य योजना के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए नियंत्रण उपायों के बारे में भी सभी राज्य दैनिक आधार पर विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। विभाग ट्विटर और फेसबुक हैंडल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के 9वें दिन 5 राज्यों में 31,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीके लगाए गए। इन राज्यों में लगभग आपको बता दें 31,466 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 28,613 सत्रों के दौरान कोविड-19 का टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 16 लाख से अधिक हो चुकी है। टीकाकरण के लाभार्थियों की संख्या 16,13,667 से अधिक है। इसी पर आधारित आइए एक खास रिपोर्ट पर डालते हैं नजर। देश भर में कोविड-19 का टीकाकरण किया जा रहा है और अब तक अलग अलग राज्यों में इसकी संख्या कुछ इस प्रकार है। दिल्ली में 25,811 लाभार्थी, बिहार में 76,125, आंध्र प्रदेश 1,47,030, गुजरात 78,466, हरियाणा 72,204, कर्नाटक 1,91,443, मध्य प्रदेश 38,278, महाराष्ट्र 99,885, ओडिशा 1,52,371, पंजाब 31,326, राजस्थान 91,856, उत्तर प्रदेश 1,23,661। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।